Hello everyone. In this video, we will try to understand section 25 of the Sale of Goods Act 1930 और हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंपैरेटिवली ये सेक्शन जो है लेंथी है और इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आई होप कि क्लैरिफिकेशन के साथ मैं समझा पाऊँ। इन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू रीड इट इन हिंदी। हिंदी में ये क्या कहता है, ये और बड़ा हो सकता है क्या? What section 25 says? व्ययन के अधिकार का आरक्षण। सबसेक्शन 1, जहां की संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है या जहां की माल संविदा मध्य तत्पश्चात विनियोजित कर दिया जाता है, वहां विक्रेता उस माल के व्ययन का अधिकार संविदा या विनियोग के निबंधनों द्वारा तब तक के लिए आरक्षित रख सकेगा जब तक अमुक शर्तें पूरी नहीं हो जाती। ऐसी दशा में इस बात के होते हुए कि माल का परिधान क्रेता को या क्रेता को उसके परिवहन करने के प्रयोजन से वाहन को या अन्य उपनिहिति को कर दिया गया है, माल में की संपत्ति क्रेता को तब तक संक्रांत नहीं होती जब तक विक्रेता द्वारा लगाई हुई शर्तें पूरी नहीं हो जाती। सबसेक्शन 2, जहां की माल पोत द्वारा भेजा जाता है या रेल द्वारा वहन किए जाने के लिए रेल प्रशासन को परिदत्त किया जाता है और यथास्थिति वहन पत्र या रेल रसीद पर माल विक्रेता के या उसके अभिकर्ता के आदेशानुसार परिदेय है, वहां प्रथम दृष्टया ये समझा जाता है कि विक्रेता ने व्ययन का अधिकार आरक्षित कर लिया है। तीसरा, जहां की माल का विक्रेता क्रेता पर कीमत के लिए विनियम पत्र लिखता है और विनियम पत्र यथास्थिति वहन पत्र या रेल रसीद के साथ क्रेता को इस दृष्टि से पारेषित करता है कि विनियम पत्र प्रतिगृहित कर लिया जाए या उसका भुगतान कर दिया जाए। वहां यदि क्रेता विनियम पत्र का आदरण नहीं करता तो वह उस वहन पत्र या रेल रसीद को लौटाने के लिए आबद्ध है और यदि वह उस वहन पत्र या रेल रसीद को सदोष प्रतिधारित करता है तो माल में की संपत्ति उसको संक्रांत नहीं होती है। स्पष्टीकरण, इस धारा में रेल प्रशासन पदों के वे ही अर्थ होंगे जो भारतीय रेल अधिनियम 1890 में उन्हें क्रमशः क्रमशः समनुदिष्ट है। So this was the definition in Hindi. Let's try to read it in English for the better clarification. What section 25 says? Reservation of right of disposal. एक सेलर जो है वो अपना राइट उस प्रॉपर्टी को लेके, किसी पर्टिकुलर गुड को लेके, किसी भी स्पेसिफिक गुड को लेके होल्ड कर सकता है। वो बायर के पास नहीं जाएगा जब तक कि सेलर का जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाता। ठीक है। सबसेक्शन 1 कहता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर subsequently appropriated to the contract। तो ये बात कर रहा है कि जब ऐसी स्थिति में जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी पर्टिकुलर गुड को लेके फॉर्म हो गया हो और जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, वो भी डिसाइड हो गया हो कि कौन सा गुड जो है वो जाना है, वैसी स्थिति में द सेलर में बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन, तो ऐसी स्थिति में सेलर या तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के द्वारा या फिर बता के रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशन आर फिल। तो वो राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है कि वो अपना राइट गिव अप कर रहा है और अब मालिकाना हक वो किसी और को दे रहा है। दिस इज डिस्पोजल। ठीक है। तो वो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल होल्ड करके रख सकता है उस पर्टिकुलर गुड को लेके जब तक कि उसका टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो जाता। वो कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं हो जाती। कंडीशन कौन सी हो सकती है? पैसे लेने से संबंधित। इसको आगे समझते हैं, लेकिन ये छोटा सा पैसेज जो है इसको फिर से रीड करते हैं, फिर से समझते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी स्पेसिफिक गुड को लेके है और उसके बाद वो गुड जो है वो डिसाइड भी हो जाता है कि कौन सा गुड जो है ट्रांसफर होना है। सेलर ऐसी स्थिति में या तो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म मेंशन करके या फिर अपनी मन की दशा बताते हुए बायर को
एक राइट ऑफ डिस्पोजल है, यानी कि वो जो टाइटल है वो होल्ड कर सकता है उस पर्टिकुलर गुड पे जब तक कि सेलर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। इतना मतलब था इस 3 लाइन का। इससे आगे कहता है इन सच केस, ऐसी परिस्थिति में, वैसे केस में, नॉट विथस्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड टू अ बायर और टू करियर और अदर वेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, और वैसे केस में ये मतलब नहीं रहता, ये इससे लेना देना नहीं है कि वो जो डिलीवरी है वो गुड की जो डिलीवरी है वो बायर को चली गई है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में चली गई है या बायर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके उसके पास चली गई है, उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज़ नॉट पास टू द बायर, वो जो टाइटल है, वो जो ओनरशिप है, वो जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर गुड का, वो बायर के पास नहीं जाएगा। भले ही उसके पास हो, उसके पास पहुँच गया हो, लेकिन तब भी वो टाइटल उसको नहीं मिलेगा अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर फुलफिल्ड। जब तक सेलर के द्वारा एक कंडीशन लगाई गई थी, वो फुलफिल नहीं हो जाती तब तक। ठीक है? तो टाइटल, ओनरशिप भले ही बायर के पास वो प्रोडक्ट चला गया हो, लेकिन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सेलर की टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो वो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास होता है। यानी कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि मालिकाना हक जो है उस प्रॉपर्टी का, वो अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, और जब उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब वो उसको पास ओवर कर देगा उस टाइटल को। ठीक है? और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट जो गुड्स है वो किसके पास है, अभी सेलर के पास है या बायर के पास है। भले ही बायर के पास पहुँच जाए, लेकिन वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। इन सबसेक्शन 2, लेट्स ट्राई टू रीड इट। सबसेक्शन 2, वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे एंड बाय बिल ऑफ लेडिंग। अब प्रोडक्ट जो है, गुड जो है, वो शिप कर दिया गया है, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक है? या तो रेलवे के द्वारा या बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे के द्वारा या फिर शिप वगैरह के द्वारा या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड से, और एक रिसीट जो है वो जनरेट किया गया है। चाहे बिल ऑफ लेडिंग हो, बिल ऑफ लेडिंग होता है शिप पे ट्रांसफ़र करते टाइम जो बिल जनरेट करता है कि हाँ, ये गुड्स हैं आपके, तो उसके लिए बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, और ट्रेन से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो रेलवे रिसीट मिलता है। तो वैसे केस में वेयर द गुड्स आर शिप्ड, जहाँ पर गुड्स जो है वो शिप कर दिए गए हैं या फिर डिलीवर कर दिए गए हैं टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर कैरेज बाय रेलवे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे के थ्रू, एंड बाय बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट, और उसी के साथ एक रिसीट गया है और या तो रेलवे का या बिल ऑफ लेडिंग या तो शिप का, एज द केस में भी, केस के अकॉर्डिंग, ठीक है? जैसा भी केस हो, द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। तो उसमें वो चीज़ मेंशन होगी, वो जो गुड है वो तब डिलीवर हो पाएगा जब सेलर उसको ऑर्डर करके कंफर्म करेगा। ये उस रिसीट में लिखी हुई होगी। द सेलर इज प्राइमा फेसाई डीम टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो इसका ये मतलब होगा कि सेलर ने जो है राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास ही रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बुक जो है ये ट्रांसफ़र कर दूँ, ये सेंड कर दूँ किसी लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है? और उस पे लिख दूँ कि गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, ठीक है? कि सेलर के ऑर्डर मिलने के बाद ही डिलीवर होगा ये, ठीक है? तो फिर वो व्यक्ति मुझे पे करेगा। ये रिसीट मैंने दे दी उसको, उस व्यक्ति को दे दी ये रिसीट, और ये रिसीट वो बायर के पास लेके जाएगा। वो बायर मुझे पे करेगा, मैं उसको ऑर्डर कंफर्म करूँगा, तब जाके उसकी डिलीवरी उसको होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, अदरवाइज़ वो स्टक हो जाएगा बीच में ही। तो जहाँ पर सामान जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा या शिप के द्वारा, या जैसा भी केस हो उसके अकॉर्डिंग, और गुड्स जो है उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी गई है रिसीट पे कि गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, कि गुड जो है वो तब डिलीवर होगा जब सेलर का ऑर्डर आएगा या फिर उसके एजेंट का ऑर्डर आएगा। तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि सेलर ने प्रथम दृष्टि में वो राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि वो जो टाइटल का हक है वो अपने पास रिजर्व करके रखा है, और जब तक उसका कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता तब तक वो राइट चेंज नहीं होगा, राइट ट्रांसफर नहीं होगा बायर के पास। दिस इज व्हाट is the meaning of subsection 2. Now let's try to understand subsection 3, where the seller of goods draw on the buyer for the price and transmit to the buyer the bill of exchange, where the seller of goods draw on the buyer, जहाँ पर सेलर जो है वो बायर के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि आपको इतने पैसे मुझे
पे करने हैं। तो जहाँ पर सेलर बायर के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करता है, ठीक है? विद द बिल ऑफ लेडिंग एक्सचेंज बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग। और बिल ऑफ लेडिंग होता है शिप वाला जो है, वो पहले के जो एक्ट्स हैं उसमें यही मेंशन है, अब तो और भी मोड्स आ गए हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग मान लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू किया, यानी कि उसने सेलर ने ये इन्फॉर्म किया बायर को कि आपको इतने रुपए मुझे पे करने हैं, साथ में रिसीट भी सेंड की। उसके बाद एज द केस में बी द रेलवे रिसीट टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग और द रेलवे रिसीट इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो जो बायर है उस रिसीट को अपने पास नहीं रख सकता जब तक वो उस पेमेंट को पूरा नहीं कर देता, ठीक है? तो मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा, साथ में एक रिसीट भेजी, तो वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज वो उस रिसीट को नहीं रख सकता, उस प्रोडक्ट का जो रिसीट है उसको नहीं रख सकता जब तक कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल ना कर दे। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन है कि इतना पेमेंट आपको 1 लाख मुझे पेमेंट करना है, तब जाके ये रिसीट आपको मिलेगी। तो वो रिसीट तब तक नहीं पा सकता जब तक कि वो मुझे 1 लाख पे नहीं कर देता। Where the seller of goods draw on the buyer for the price and transmit to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, or the case may be the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange. The buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if he does not honor the bill of exchange. और बायर जो है वो बाध्य है, जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता, बायर इस चीज का बाध्य है कि अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसको रिटर्न करनी है वो रिसीट, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज और रिसीट रिटर्न कर देनी है, वो अपने पास नहीं होल्ड करके रख सकता, इस चीज का वो बाध्य होगा। लेकिन इसके अलावा भी एंड इफ ही रॉन्गफुली रिटेन द बिल ऑफ लेडिंग, और इसके अलावा भी वो जो है बायर वो बिल ऑफ लेडिंग अपने पास होल्ड करके रख लेता है या फिर रेलवे रिसीट होल्ड करके रख लेता है उस प्रोडक्ट का, तो ऐसे में ये नहीं माना जाएगा कि वो जो टाइटल है, वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो गई है बायर को, वो अभी भी सेलर के पास ही होगी। तो भले ही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोडक्ट जो है, गुड्स जो है चला गया हो इसके पास, बायर के पास, और रिसीट भी चली गई हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये इंटेंशन भी शो कर दिया गया हो सेलर के द्वारा कि आपको इतने पैसे पे करने हैं, और अगर बायर नहीं पे करता है तो उसको वो चीज़ रिटर्न कर देनी है, और अगर नहीं रिटर्न करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसकी हो गई है, अभी भी टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, टाइटल जो है ऑनरशिप जो है सेलर के पास ही है, और वो तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक बायर उसको पे नहीं कर देता है। दैट्स इट। भले ही बायर उसको लेके बैठ जाए लेकिन उससे ऑनरशिप उसका नहीं होगा, अभी भी ऑनरशिप सेलर के पास ही है, और सेलर कंफर्म करेगा तब जाके ऑनरशिप जो है, प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर होगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रेलवे एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो रेलवे टर्म मेंशन है या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टर्म मेंशन है, इसका वही मीनिंग होगा जो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 में मेंशन है। इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 में डेफिनेशन मेंशन है रेलवे का और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहीं से इसका मीनिंग लिया जाएगा, ठीक है? और कहीं से नहीं, आप गूगल से नहीं लीजिए, आप विकिपीडिया से नहीं लीजिए, बट यहाँ रेलवे इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 में रेलवे और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन मेंशन है, तो आप वहाँ से उसको लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन वो कहता है। सो दिस वाज सेक्शन 25। आई होप आपको समझ में आया हो, और इसको एक बार फिर से रिवीजन के लिए इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। सेक्शन 25 से रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जो बात करता है सेलर के हित में कि भले ही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, वो चला गया वो बायर के पास, लेकिन उससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि सेलर की कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, ठीक है? Let's start with subsection 1 where there is a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract. The seller may by the term of the contract or appropriation reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. In such case, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer or to a carrier or other value for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled. Subsection 2 where goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, the seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. What subsection 3 says, where the seller of goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, or as the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if he does not honor
the bill of exchange, and if he wrongfully retain the bill of lading or the railway receipt, the property in the goods does not pass to him. Explanation: in this case, the expression railway and railway administration shall have the meaning respectively assigned to them under the Indian Railways Act 1890. So this was the section 25 of the Sale of Goods Act 1930. I hope क्लैरिफिकेशन आई हो, उसके बाद इसको खुद से रीड करके देखिएगा और भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब टिल वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.